तो जी चलें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स एंड पीएच कर्व्स। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर इंडिकेटर्स। ये उन इंडिकेटर्स की बात हो रही है जो कि आप एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। एंड हाउ दे वर्क, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक पीएच कर्व की, जो कि टाइट्रेशन के दौरान बनता है। और ये हमारी आज की क्लास यहाँ तक बेस करेगी। उसके थर्ड बात होगी कि हाउ टू स्केच पीएच कर्व एंड सेलेक्ट अ सुटेबल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये हमारी कल की क्लास में चला जाएगा, पार्ट 3। और उसके बाद ऑब्वियसली हम इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स करेंगे। तो ये टॉपिक 2 या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हुआ तो थर्ड क्लास में जाके ख़त्म हो जाएगा इस वीक में। और ये आपका समझे सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसके बाद नोट्स में तो कुछ नहीं है। इसके बाद दो टॉपिक हैं। एक है सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन इफेक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, बस वही कैलकुलेशन का टॉपिक और है टॉपिक के अंदर। वो मैं जर्नली कुछ वर्कशीट्स हैं उनसे पढ़ाऊंगा आपको। और ये टॉपिक पे खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक या नेक्स्ट वीक के शुरू में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिकेटर्स कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ से डिस्कस नहीं कर रहा, यहाँ से पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। आप जब मुझसे एक दफ़ा जूम पे पढ़ लेंगे तो फिर जब आप रीडिंग करेंगे उसी पर्सपेक्टिव से तो फिर आपको ये बातें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ आपको ये बातें समझा दूँ। ओ लेवल्स में और एएस में आपने बेसिकली जो दो इंडिकेटर्स यूज किए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन होंगे, बहुत कॉमन। इसमें बीच में आपने ब्रोमोथाइमल ब्लू और कुछ और ही देखे होंगे इंडिकेटर्स, बट मेजॉरिटी इंडिकेटर्स यही दो रहते थे आपके पास। तो क्या स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि फिनोक्सिलीन और मिथाइल ऑरेंज ये इस तरह के इंडिकेटर हैं जो कि किसी भी टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। मतलब जब एग्जामिनर का दिल चाहता है तो वो मिथाइल ऑरेंज दे देता है, जब कभी दिल चाहता है तो फिनोक्सिलीन उठा के दे देता है, या इसके पीछे कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और जब मिथाइल ऑरेंज सजेस्ट किया जा रहा होता है तो उसको फिनोक्सिलीन नहीं पॉसिबली यूज हो सकता। तो इसकी रीजंस क्या होती हैं, वाई समटाइम्स ही सिलेक्टिंग मिथाइल ऑरेंज, वाई समटाइम्स ही सिलेक्टिंग फिनोक्सिलीन, एंड इन सम टाइट्रेशंस यू कैन सी कि उसमें ब्रोमोथाइमल ब्लू भी दिया हुआ होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगी कि जो इंडिकेटर्स आप यूज करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, ठीक है, इंडिकेटर्स यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन, हम सिर्फ एसिड बेस टाइट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, आर वीक एसिड। वो खुद वीक एसिड होता है, इंडिकेटर खुद एक वीक एसिड होता है। तो जब आपके पास एक इंडिकेटर बॉटल होती है जिससे आप कुछ ड्रॉप्स निकाल कर इंडिकेटर के ट्रांसफर करते हो इनटू दी कॉनिकल फ्लास्क, तो आप एक अपने हाथ से वीक एसिड डाल रहे होते हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी कॉनिकल फ्लास्क में एसिड पड़ा हुआ है पहले से और उसमें आप इंडिकेटर डाल रहे हैं तो आपका एसिड की क्वांटिटी माइन्यूटली बढ़ जाती है। अगर उसमें बेस पड़ा हुआ है और उसमें आप इंडिकेटर डाल रहे हैं तो आपकी बेस की क्वांटिटी माइन्यूटली न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसलिए आपसे टीचर कहते होंगे कि हर दफा इंडिकेटर एक जितना डालें, यानी कि जैसे अगर आपने पहली रीडिंग में 3 ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स डाले तो अगली रीडिंग में भी 3 और 4 ड्रॉप्स डालें, ताकि जो एरर क्रिएट हुआ है वो कांस्टेंट रहे, ताकि आप कंकॉर्डेंट रीडिंग की तरफ पहुंच सकें। दूसरा, वो आप हमसे हमेशा ही कहते होंगे बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करें, फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करें। ऐसा ना हो कि आप 15-20 ड्रॉप्स डाल दें तो आप बहुत ज़्यादा वीक एसिड अपने हाथ से डाल रहे होंगे, जिससे आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा खराब होगी। तो जो एसिड बेस्ड इंडिकेटर है ये ऐड करने से इनएक्यूरेसी पैदा होती है। मतलब आप अपने हाथ से एक एसिड डाल रहे हैं
जबकि एसिड बेस हाइड्रेशन में एसिड और बेस को डायरेक्टली एक दूसरे से रिएक्ट करना चाहिए, बीच में एक एक्सटर्नल कोई एसिड या बेस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जो कि इंडिकेटर की सूरत में हो रहा होता है। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि ये अपना कलर चेंज दे सके। जैसे आप सबको पता है कि वीक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है। वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट, तो अगर ये वीक एसिड है एक और इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। जब आप मिथाइल ऑरेंज को पानी में डिजोल्व करेंगे, जिस बॉटल में डिजोल्व हुआ हुआ होता है, जिससे आप निकाल कर पानी के साथ निकालते हैं, तो उसके अंदर ये वाला इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होता है, सही है। तो ये मिथाइल ऑरेंज की कंडीशन है। फर्स्ट करें कि इंडिकेटर में खास बात ये होती है कि जो उसकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म होती है ना, उसका भी कलर होता है, और जो उसकी डिसोसिएटेड फॉर्म होती है, एनाइन की बात हो रही है, उसकी डिसोसिएटेड एनाइन की बात हो रही है, उसका भी एक कलर होता है। तो मिथाइल ऑरेंज में अनडिसोसिएटेड का कलर होता है ऑरेंज या रेड या पिंक, ये तीन कलर स्टूडेंट्स को बताए जा रहे होते हैं, ये स्टार्टिंग कलर होते हैं, ऑरेंज रेड या पिंक, कुछ भी आप लिख, सही। पर जो डिसोसिएटेड का कलर होता है वो येलो बताया जा रहा है। डिसोसिएटेड का एनाइन का कलर येलो है, ठीक है। इसके कलर की बात हो रही है, ये येलो कलर का है। मैंने तो ये सिंबल्स यूज किए हैं एच ए, जो एसिड के सिंबल्स हैं, बट अगर आप नोट्स की तरफ जाएं तो नोट्स में सिंबल्स एच ए यूज नहीं किया गया है, एच आई एन यूज किया गया है। आई एन यहाँ पर वही ए नेगेटिव है, एनाइन है। उसको आई एन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक इंडिकेटर है, इसका अपना एक कलर, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो यही चीज़ है। तो यहाँ तक बात को आगे लेके बढ़ते हैं। अब फर्ज करें अगर आपके पास दो कंटेनर्स हैं, एक जिसमें आपके पास एसिड है और एक जिसमें आपके पास बेस है, उसमें जब आप मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या होता है। फर्ज करें इस कंटेनर में आपके पास HCl पड़ा हुआ है और इस कंटेनर में आपके पास NaOH है, सही। जब आप इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज के डालेंगे तो आपका स्टार्ट में कलर आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑरेंज, रेड या पिंक, जो भी कलर आप लिखें एक्सेप्टेबल होता है। जब आप इसमें यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो आपके यहाँ पे स्टार्ट कलर आ जाएगा येलो, ठीक है। उसके बाद जब टाइट्रेशन खत्म होगी, जिसको आप कहते हैं एट द एंड, यहाँ पे आपने कलर आ जाएगा येलो, और यहाँ पे एंड पे कलर आपके पास आ जाएगा ऑरेंज, रेड या पिंक, राइट। ये आपका दो ही पॉसिबिलिटीज है मिथाइल ऑरेंज के साथ। इकोनॉमिकल क्लास में शुरू में एसिड पड़ा हुआ है और फिर ब्यूरेट से बेस आ रहा है, और कॉनिकल क्लास में पहले बेस पड़ा हुआ है और ब्यूरेट से एसिड आ रहा है। तो ये जो मैंने एसिड लिखा हुआ है, ये एसिड इन फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क। तो फिर बेस इन ब्यूरेट होगी, और ये बेस इन फ्लास्क है, तो ऑब्वियसली एसिड इन ब्यूरेट होगा, ठीक है। अब इसके पीछे केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही आपने यहाँ पर पहले स्टार्ट में, मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पार्ट ए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए, जब आपने मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाला तो ऑरेंज कलर शुरू में क्यों अपेयर हुआ,
रीजन इज कि जब आपने इसको एक ऐसे कंटेनर में डाला जहाँ पे एसिड पड़ा हुआ था, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी H प्लस आयन की, बहुत ज्यादा क्वांटिटी। और अगर किसी रिवर्सेबल रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जब आपने इस इक्विलिब्रियम को एसिड में डाला तो एसिड के अंदर बहुत सारे H प्लस आयन थे, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, और उसकी वजह से सारा का सारा अनडिसोसिएटेड फॉर्म इंक्रीज हो गया और आपका डोमिनेंट कलर ऑरेंज नजर आना शुरू हो गया एट द स्टार्ट। ये काम आपके स्टार्ट में हुआ। एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है कि ऑल एसिड न्यूट्रलाइज्ड, अंदर मौजूद एसिड खत्म हो गया, HCl गया, और बेस इन एक्सेस, और थोड़ा सा बेस ज्यादा हो चुका है। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या होता है कि ड्यूरिंग टाइट्रेशन जब ऊपर से बेस आ रही होती है तो अंदर मौजूद H प्लस को खत्म कर रही होती है। एक टाइम आता है कि अंदर मौजूद H प्लस सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और उस टाइम पर आपके OH नेगेटिव फिर ज्यादा हो जाते हैं। जब OH नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो इस इक्विलिब्रियम के H प्लस से भी रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं और इनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बीकर के अंदर OH नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। एंड पॉइंट की बात हो रही है, उस केस में आपका इक्विलिब्रियम फिर लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड पे जाता है, जिसकी वजह से अनडिसोसिएटेड फॉर्म डिसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और डिसोसिएटेड फॉर्म का फाइनल कलर येलो नजर आता है। तो ये जो मैंने डिस्कशन आपसे की है अभी इक्विलिब्रियम के ऊपर, केस 1 को लेकर, केस नंबर 1 को लेकर, ये समझ में आई सबको? तो जरा बताएं, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछें, अभी फिर केस 2 पे जाएंगे। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? चलिए, तो जी महमूद सारिम भाई जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जरा ये बताएं, केस 2 में आपने मिथाइल ऑरेंज को किस चीज में डाला है शुरू में? मिथाइल ऑरेंज को NaOH में डाला है। स्टार्टिंग कलर क्या आ रहा है आपके पास? स्टार्टिंग कलर कलरलेस मिथाइल ऑरेंज डाल के सर। सब कुछ लिखा हुआ है, यहीं से पढ़ ले भाई। येलो होगा। येलो होगा नहीं, येलो लिखा हुआ है, येलो ही है। जी सही। इस इक्वेशन में इन दोनों में से किसका कलर येलो है? मिथाइल ऑरेंज का। इन्ना लिल्लाह। तो सॉरी सर, वो NaN का। हाँ, तो ये जो येलो कलर है ये एनाइन का, इसका मतलब कौन ज्यादा हुआ हुआ है इस वक्त क्वांटिटी में? NaN। उसकी वजह बताएं कि इक्विलिब्रियम एनाइन की तरफ क्यों मौजूद है इस वक्त, इस क्लास में शुरू क्योंकि में। सर वो H प्लस आयन बेस से रिएक्ट करके कम हो गए तो रिएक्शन शिफ्ट हुआ है इसकी वजह से। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि शुरू में ही OH बहुत सारे हैं, तो शुरू में ही जैसे आप मिथाइल और उसमें ऐड करते हैं अंदर मौजूद सारे H प्लस OH खत्म कर देता है और इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, जिससे A नेगेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बताएं, जब आप ऊपर से यूनिट से इसमें एसिड डालेंगे और NaOH न्यूट्रलाइज होगा तो फिर एंड कलर ऑरेंज कैसे हो जाएगा? क्या होगा ऐसा ये कलर ऑरेंज हो जाएगा? ऑरेंज होने का मतलब कौन ज़्यादा हो गया? वो मिथाइल ऑरेंज। जी, तो वो कैसे होगा? इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे कैसे शिफ्ट होगा? तो एक वैसे उसका बैलेंस आउट हो जाएगा तो इसमें फिर ऑरेंज नहीं समझ आया सर। एंड पॉइंट जब आप न्यूट्रलाइजेशन में कलर चेंज देखेंगे तो वो तो येलो से ऑरेंज होगा ना। जी स्टार्टिंग कलर येलो क्यों था वो आपने बता दिया, सही बता दिया। अब एंड कलर ऑरेंज होना है, एंड में क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऐसा जी कैसे हुआ? इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे कैसे गया? यहाँ चला गया ना इक्विलिब्रियम, फिर तो लेफ्ट पे जी जी। ये इंक्रीज हो गया, तभी तो आपका फाइनल कलर ऑरेंज आ रहा है। ये कैसे हुआ? ऐसा क्या हो रहा है कि ये लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है?
नहीं मालूम थे। अच्छा, अभी जो पहले केस में हुआ था वही हो रहा है बेटा यहाँ पे। जी उस्मान भाई बताएं आप क्या हुआ दर्द। मोहम्मद उस्मान। जी तलहा अलीशा क्या हो रहा है बेटा। उस्मान भाई सो रहे हैं। जी तलहा। ये माइक के छूने हेडफोन टूट गए। शाबाश। जी जनीता आप बताओ बेटा क्या हो रहा है, क्यों कलर चेंज हुआ, कैसे हुआ मतलब। जनीता है हमारे साथ, नहीं जनीता नहीं है। जी सिमरा शेख आप बताओ बेटा कैसे हुआ कलर चेंज। सिमरा शेख। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हुआ बेटा ये कलर चेंज। वो डिसोसिएट हो गया। कौन। वो कौन। मिसाइल ऑरेंज। कौन। मिसाइल ऑरेंज एसोसिएट हो गया। आप कौन से केस को डिस्कस कर रही हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। सब रसोड़े में कौन था पे लगे। अच्छा भाई। हाँ भाई कहाँ हो खुशबक। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम तो जाग रही हो ना। जी जी। तुम्हें लग रहा है बाकी सो रहे हैं। आ, पता नहीं सर, शायद। डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हो। सॉरी। डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हो। जी। प्राइवेट में बता देना तुम्हें क्या लग रहा है। अच्छा ये ठीक बताओ है बेटा सर। कि केस 2 के अंदर जरा समझाएंगी कि स्टार्टिंग कलर येलो क्यों था और एंड कलर ऑरेंज कैसे हुआ। सर आई गेस जब ओ एच की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्लास्क में, ओ एच sorry, NaOH is already in the flask. So when we add methyl orange, तो जो dissociated sorry, जो methyl orange में जो acid है that reacts with OH. So the equilibrium shifts towards the right क्योंकि H positive की concentration कम हो जाती है. ठीक है। फिर at the end H positive ions coming from the burette increases its concentration. So that's why I'm a little bit confused. So when H positive ions concentration increases, so it shifts towards the left in order to compensate it. जी यही हो रहा है कि आपके पास ब्यूरेट के अंदर H पॉजिटिव आयन है इस दफा, और नीचे फ्लास्क में आपके पास OH नेगेटिव आयन है। आपने इसके अंदर ये सिस्टम ऐड किया HA डिसोसिएटेड इनटू H प्लस प्लस A माइनस। जब ये सिस्टम इस बीकर में जाएगा तो ये A माइनस येलो कलर का है और HA ऑरेंज कलर का है। तो अंदर जाते साथ इस H प्लस के साथ क्या होना है शुरू में,
क्योंकि अंदर OH पड़ा हुआ है, H पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। स्टार्ट में क्या होना है, ये स्टार्ट है इसका, ये इसका एंड है। स्टार्ट में क्या होना है कि स्टार्ट में बहुत हाई क्वांटिटी है किसकी, OH की। एंड में हाई क्वांटिटी किसकी हो जाएगी, H+ की। OH की हाई क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, सॉरी, राइट हैंड साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास कौन है, A नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगा आपका। और A नेगेटिव किस कलर का है आपके पास, येलो। एंड में H+ बढ़ने का मतलब है कि आपका इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है HA इंक्रीज हो जाएगा, और HA किस कलर का है आपका, ऑरेंज। ये कलर, ये वजूहत हैं कि आपका शुरू का कलर येलो क्यों होता था ओलिविस में, और एंड का कलर ऑरेंज क्यों हो जाता था इस केस में। तो ओलिविस में सिर्फ आपको कलर रटाए जाते थे कि ये याद कर लो कि शुरू में ये होगा तो ये कलर बताएंगे, एंड में ये होगा। यहाँ आपको उसकी केमिस्ट्री समझाई जा रही है इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट से। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये कलर क्यों इस तरह चेंज हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा कि मिथाइल ऑरेंज के अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कलर ऑरेंज है और डिसोसिएटेड फॉर्म का कलर येलो है। आपको ये रीजनिंग बताना पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये तो डिस्कशन हो गई आपकी इंडिकेटर्स की, कि इंडिकेटर क्या होते हैं और इंडिकेटर किस तरह काम करते हैं। सही है? अब जरा हम थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे लेके बढ़ते हैं। कि यूशा आप हमारे साथ हैं? यस सर जी। यूशा भाई, फिनोल्फिन इंडिकेटर जो होता था हमारे पास, जी, जी जी बोलें। उसका कलर क्या होते थे एसिड और बेस में? एसिड में क्या कलर होता था उसका, और बेस में क्या कलर होता था उसका? भूल गया, नहीं नहीं नहीं। नहीं यार, अबे तुझे ए दिया मैंने, एस में। हाँ तो कौन सा फर्क पड़ता है, अब डीबी दे देने कोई फर्क नहीं पड़ता। चल इस साल दे दूंगा, सही है भाई, रिकॉर्डेड है ठीक ये, सही है। है। सोच ले, नहीं पड़ता फर्क। नहीं 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 पड़ता, पड़ेगा। ठीक है, तो अब बेटा जल्दी से कलर बता। अच्छा चलें, छोड़े, सर तुम्हें तो जल्दी नहीं है। शायद तो पर्पल होगा। जी जनीता, आप वापस आ गई। ये बताएं कि फिनोक्सिन के कलर याद है आपको एसिड और बेस में? नहीं सर। अच्छा, किसको याद है भाई फिनोक्सिन के कलर? जी उजैर खान, आपको याद है? एएस में टाइट्रेशन की थी अभी आपने। राफेज हाइद भाई, क्या कलर होते हैं? सर शायद एसिड में तो पिंक होता है। एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक सर होता है। बेस में पिंक होता है, एसिड में कलरलेस। बेस में पिंक होता है, एसिड में कलरलेस होता है। ठीक है, ये तो पहले कलर्स हो गए। अच्छा राफे भाई, अब ये बताएं, आपकी आवाज आई गई है तो, ये जो पिंक कलर है ये उसकी डिसोसिएटेड फॉर्म का होना चाहिए आपकी लॉजिक से, या अनडिसोसिएटेड फॉर्म का होना चाहिए? जैसे मिथाइल ऑरेंज में मैंने आपको बताया कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑरेंज होता है। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये जो पिंक कलर है, क्या ये HA का कलर है या ये A- का कलर है? किसका कलर होना चाहिए? और उसकी रीजनिंग देंगे कैसे आपने सजेस्ट किया, कि पूरी सोचें, इसके पीछे लॉजिक है, ऊपर जो बताइए वही अप्लाई होगी। हिंट ये कि आपने बेस में इसका कलर पिंक बताया है, तो वो सोच के बताइएगा। सर ये ए नेगेटिव का होगा। क्यों? एक मिनट में जरा एक सेकंड में review करता हूँ।
सर क्योंकि जो बेस के अंदर OH होगा उससे आपका H पॉजिटिव रिएक्ट कर जाएगा, तो लेफ्ट ओवर में आपका A नेगेटिव बचेगा, तो इसलिए जो उसका कलर चेंज होगा ओवरऑल वो पिंक होगा A नेगेटिव की वजह से। जी ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन में ये जगह बतानी थी, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट की है। क्या बताएंगे कि जब आप इसको बेस में डालेंगे तो स्टार्टिंग में कौन ज़्यादा होगा? यहाँ से स्टार्ट करें पहले बुलेट पॉइंट से, क्या ज़्यादा होगा? OH नेगेटिव जिससे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट हैंड साइड पे। और राइट पे कौन मौजूद होता है आपके पास इक्विलिब्रियम में? ए नेगेटिव। तो ए नेगेटिव जी, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पिंक कलर एक्चुअली ए A नेगेटिव नेगेटिव का कलर है। तो कलरलेस कलर किसका है? उसका H है। HA का। ठीक है, तो इस तरह एग्जामिनर आपको एक अननोन इंडिकेटर देगा और उसके वो आपको कलर्स बता देगा। जैसे ब्रोमोथाइमल ब्लू आपके सिलेबस में नहीं है, उसका जी कलर हमेशा वो बता देता है कि वो एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है। जो बेस में कलर होता है वो हमेशा ए नेगेटिव का होता है, और जो एसिड में कलर होता है वो हमेशा एसिड का अपना होता है। आसान तरीका याद करने का है, जो एसिड में कलर है वो एसिड का है। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर खुद एक एसिड है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म को एसिड कहते हैं। जी सर। ठीक है, तो इस तरह फिनोफ्लिन काम करता है। अगर हम आसान लफ्जों में देखेंगे, फिनोफ्लिन के HA का कलर कलरलेस है और A नेगेटिव का कलर पिंक है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको बेस में डालोगे तो बेस में इसका कलर आता है शुरू में, और एसिड में शुरू में इसका कलर आता है, क्योंकि एसिड क्या करता है, H प्लस को बढ़ा देता है, जिससे इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे चला जाता है। लेफ्ट पे जाने से HA बढ़ जाता है आपके पास। तो अब आप डिपेंड करता है आप स्टार्टिंग में क्या चीज़ है। आपके स्टार्टिंग में बेस है तो शुरू में पिंक आएगा, और ब्यूरिट से एसिड आ रहा है तो उसको बाद में कलरलेस कर देगा। स्टार्टिंग में ब्यूरिट कॉनिकल फ्लास्क में एसिड है तो स्टार्टिंग में ही कलरलेस हो जाएगा। फिर ब्यूरिट से बेस आ रही होगी तो बेस उसको एंड में पिंक कर देगी। ओ लेवल में हम आपको याद करवाते थे कि बस ये कलर चेंज याद करो, कलरलेस टू पिंक या पिंक टू कलरलेस, बेस्ड ऑन कि ब्यूरिट में क्या भरा हुआ है और कॉनिकल फ्लास्क में क्या। आपको याद होगा कि ओ लेवल में बच्चे जो टाइट्रेशन का क्वेश्चन करते थे उसमें अक्सर जो टेबल बना होता था ब्यूरिट का, ब्यूरिट रीडिंग्स का, उससे पहले एक कलर चेंज आता था 1 मार्क का। वो याद करने में बच्चों को कन्फ्यूजन होती थी। उन्हें ये तो याद होता था कि फिनोफ्लिन का कलर एसिड में कलरलेस है और बेस में पिंक है, पर कभी एग्जामिनर स्टार्ट में कलरलेस टू पिंक सजेस्ट कर रहा होता था, कभी स्टार्ट में पिंक टू कलरलेस। तो बच्चे उसकी रीजन समझ नहीं पाते थे, तो वहाँ हम इतनी डिटेल तो बता नहीं सकते थे, तो वहाँ हम स्टूडेंट को ये बता देते थे कि बेटा अगर फ्लास्क में बेस है तो शुरू में पिंक होगा, और ब्यूरिट में एसिड है तो कलरलेस हो जाएगा एंड में। और अगर फ्लास्क में एसिड है शुरू में कलरलेस होगा, और ब्यूरिट में बेस है तो एंड में पिंक कलर होगा। तो हम इस चीज़ से याद करवाते थे बच्चे को कि भाई फ्लास्क को ब्यूरिट में देखोगे केमिकल क्या पड़ा हुआ है, और आज आप उसकी रीजनिंग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो दिस बेसिकली कंप्लीट्स द टॉपिक, इंडिकेटर क्या होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, और अब हम जाएंगे पीएच कर्व्स की तरफ। एनी क्वेश्चन? नहीं, चलें आगे बढ़ते हैं पीएच कर्व की तरफ। पीएच कर्व जो है ये मॉनिटर करते हैं कि अगर आप एक ब्यूरिट के अंदर, मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास किस तरह के कर्व बने हैं, मैं उसी तरीके से समझा देता हूँ आपको। मेरे पास स्टार्टिंग में एसिड है यहाँ पे, ब्यूरिट में इनके पास बेस है। फर्स्ट करने ब्यूरिट में आपके पास यहाँ पर बेस है, और कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास एसिड है। ठीक है, और आप यहाँ पर एक कनेक्ट कर देते हो पीएच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है पीएच मीटर। तो ऑब्वियसली स्टार्ट में आपके पास जो पीएच आएगा ना, स्टार्ट में पीएच लो आएगा काफ़ी, क्योंकि स्टार्ट में आपने एसिड का पीएच मॉनिटर कर रहे हो, और न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर पीएच को हो जाना चाहिए 7, प्रोवाइडेड आप 25 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सेस में जब आप NaOH एक्सेस डाल दोगे तो आपका पीएच जो है वो हाई चला जाना चाहिए। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का मकसद न्यूट्रल पॉइंट निकालना हरगिज नहीं है कि आप pH 7 पे रोके ला के, ये नहीं है इस एक्सपेरिमेंट का मकसद। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एक कॉनिकल फ्लास्क में एसिड डालें और उसमें फिर हम 5 5 cm क्यूब
5 cm क्यूब बेस ऐड करते रहें और रुके नहीं, एक्सेस में चले जाएं, यानी कि pH 7 हो जाए तब भी नहीं रुकें, तब भी हम एक्सेस में चले जाएं, 5 cm क्यूब ऐड करते रहें। तो हम देखना चाहते हैं कि इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर pH कैसे वेरी करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द प्यूरिटी। यानी कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है pH और इंडिपेंडेंट जो है वो है वॉल्यूम फ्रॉम प्यूरिट। प्यूरिट से जो भी चीज़ होती है उसका वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है और उसका जब वॉल्यूम इसमें ऐड हो रहा होगा तो pH उस पर डिपेंड कर रही होगी। जैसे इस वक्त जो सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो दैट इज बेस, ठीक है। बेस बढ़ाने से कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ऊपर से जब आप बेस डालेंगे, मैं ये रेड कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप जब बेस ऐड करेंगे यहाँ से तो उससे यहाँ पर pH बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो pH डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम फ्रॉम द प्यूरिट से, ठीक है। उन्होंने ये मॉनिटर किया कि जब ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो इनके पास इस तरह के कुछ pH कर्व जमा होते हैं। जैसे पहले वाला, सबसे पहले वाला जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का pH कर्व है। यानी कि फर्ज करें कि आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में HCl पड़ा हुआ था और ब्यूरिट में NaOH था आपके पास। तो स्टार्टिंग में अगर आप pH देखें तो वो 1 के अराउंड है। 1 काफ़ी लो pH होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का होता है। जैसे जैसे ये NaOH ऐड करते गए, एक्स एक्सिस देखें, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड, वैसे वैसे pH बढ़ा पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है। काफ़ी जो है ना वो pH रुक रुक के आगे बढ़ रहा है, एकदम से शूट नहीं है pH में, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें एक लार्ज इंक्रीज नज़र आना शुरू हुआ है। यहाँ पर इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट हमें pH ऐसा लग रहा है कि pH कोई खास चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। जो चीज़ मैंने सर्कल की है वहाँ पे एक्स और वाई दोनों साथ चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो मैं एरिया ब्लू कलर से लेबल कर रहा हूँ यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा इस पॉइंट पे, ठीक है। जब हमारा वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, एक्स कोऑर्डिनेट कोई खास चेंज ना हो। और ये जो येलो कलर से फिर मैं कर रहा हूँ ये फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रीजन्स हैं आपके ग्राफ के, इनके पीछे हर एक की अपनी केमिस्ट्री है, ठीक है, वो डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि पीएच कर्व क्या है। पीएच कर्व आपको बताता है कि ये पीएच जो है ये फ्लास्क के अंदर की पीएच है, पीएच फ्लास्क के अंदर है और ये जो वॉल्यूम है ये प्यूरिट से आ रहा है। एक सेकंड बेटा जरा hold कीजिएगा। तो ये तो था जब आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट किया था, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इसके ऐसे एरियाज क्यों होते हैं, ये हमारा आगे डिस्कशन चलेगा। अभी फिर मैं आपको इनके शेप्स दिखा रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंट्स हासिल किए इन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक वेरिएशन लेकर आए और वो बहुत छोटी सी वेरिएशन थी और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एसिड को तो वही स्ट्रॉन्ग रहने दिया, जो ब्यूरिट से बेस आ रही थी उसको वीक बेस बना दिया। फर्स्ट ने एक्वस अमोनिया कर दिया, एक्वस अमोनिया NaOH के मुकाबले में एक वीक बेस है। तो उससे क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग पोर्शन है ग्राफ का वो ऑलमोस्ट वैसे ही रहा जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में था, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ और आप ऊपर वाले से कंपेयर भी कर सकते हैं बाद में, जैसे यहाँ से कंपेयर करें ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहा है शेप में। वॉल्यूम मतलब चेंज हो सकती है जहाँ पे जाके हो रहा है, पर ऑलमोस्ट वैसे ही है। शुरू में कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन नजर आ रही है हमें, पर एंड में काफी फर्क है कि एंड पॉइंट जो है हमारा वो कोई 13 के करीब नहीं आ रहा, वो कोई 9 है। क्योंकि फाइनल पीएच जो है वो वीक बेस है, तो वीक बेस का फाइनल पीएच इतना हाई नहीं होता 13-14 के करीब, वो कोई
7, 8, 9 के करीब होता है, 7 से थोड़ा सा ऊपर 8, 9 के करीब। इसलिए हमारा एंड पॉइंट 9 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट वाज अ वीक बेस विच वाज कमिंग फ्रॉम द प्यूरिट। ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि बेस को तो स्ट्रॉन्ग रहने दिया, एसिड को वीक कर दिया। जब ये बेस को स्ट्रॉन्ग रहने देंगे तो बिल्कुल ही उसी तरह का ग्राफ बनेगा एंड में, जिस तरह ग्राफ नंबर 1 बना है, बस की स्टार्टिंग वैसे नहीं होगी pH 1 से। ठीक है। इसकी एंड पॉइंट तो वही 13 पे आएगा, जैसे यहाँ पर आया है ग्राफ 1 में, ग्राफ 3 का भी एंड पॉइंट 13 पे आ रहा है। बस का स्टार्टिंग पॉइंट pH 5 है। जैसे ग्राफ 1 और ग्राफ 2 में स्टार्टिंग पॉइंट 1 पे रहा था, क्योंकि दोनों में HCl था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। फर्स्ट करें इसमें एथेनोइक एसिड है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड का स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट करें 5 पर है, वीक एसिड। ठीक है। और अगर एक वीक एसिड और वीक बेस लेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट 5 पर है, एंडिंग पॉइंट 9 पर है। ठीक है। तो बहुत ही एक शॉर्ट सा pH चेंज आएगा 5 to 9 कंपेयर टू ग्राफ 1 में pH 1 से pH 13 का चेंज आया है, 1 से 13 में कोई 12 यूनिट्स का चेंज है, कंपेयर टू दैट यहाँ पे 5 से 9 में टोटली कोई 4 यूनिट्स का चेंज है। ठीक है। तो बहुत कम चेंज हो गया है यहाँ पर। तो ये 4 कर्व्स होते हैं हमारे पास। एग्जामिनर जो आपको इंडिकेटर सजेस्ट करता है वो ये देख के करता है कि एक स्टूडेंट के पास जो एक्सपेरिमेंट आया हुआ है उसके अंदर उसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करने को आई हुई है, क्या ये वाला केस है उसके पास, ये देखकर वो एक अलग इंडिकेटर सजेस्ट करेगा, या उसके पास ये वाला ग्राफ है क्योंकि उसको पता होगा कि क्वेश्चन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस शामिल है, या ये वाला केस है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जो चौथा केस है वीक एसिड और वीक बेस, उस वो स्टूडेंट्स को एसिड बेस टाइट्रेशन में नहीं मिलते क्योंकि उसका पीएच चेंज बहुत नैरो होता है, उसको किसी इंडिकेटर से बताना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है। ज्यादातर ये 3 केसेस आपके पास आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जब आप एएस के अंदर टाइट्रेशन कर रहे होते हैं लैब में, तो आपने उस वक्त तो गौर नहीं किया होगा कभी, पर आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, या तो वीक एसिड वीक बेस होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होते हैं। 3 केसेस होते हैं और इन 3 केसेस के अपने अपने इंडिकेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं वो इंडिकेटर्स, कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं वो इंडिकेटर्स? एग्जामिनर ये ग्राफ ऑब्टेन करने के बाद एक रीजन आइडेंटिफाई करता है जिसको कहा जाता है इंडिकेटर रेंज। वो ये फ्लैट लाइन होती है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है और वाई चेंज हो रहा है, एक्स कांस्टेंट फील होता है हमें और वाई चेंज फील होता है। ये जो एरिया है ना, ये एक्स कांस्टेंट फील हो रहा है, वाई जो है चेंज होता है फील हो रहा है, सीधा थर्ड वाले में। ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में काफी वाइड है, ये रेंज काफी बड़ी रेंज है। जब भी इन दोनों में से कोई भी एक वीक हो जाता है तो ये रेंज थोड़ी सी नैरो हो जाती है। और एक बात नोट करने की ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में ये थोड़ा 7 से नीचे नैरो हुई हुई है, और अभी जब मैं दूसरा ग्राफ दिखाऊंगा तो 7 से ऊपर नैरो हुई हुई होगी उसमें। यहाँ देखिए, यहाँ है नैरो पर ये 7 से ऊपर है थोड़ा यहाँ पे, कंपेयर टू 7 से नीचे है यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास नीचे है वो रेंज। अच्छा बेटा, तो ये आपके पास जो है 3 कर्व्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास पीएच इस तरह से सिलेक्ट होता है कि आपके पास पीएच के जो है ना यहाँ पर इंडिकेटर के रेंजेस दिए हुए हैं। सही है। और जैसे मिथाइल ऑरेंज है, ये तब सिलेक्ट करना है आपने जब आपको रेंज 3.2 से 4.4 हो।
कि ये जो आपकी रेंज है ये सूटेबल है पहले वाले कर्व के लिए और दूसरे वाले के लिए भी सूटेबल है, ओके। इट्स नॉट सूटेबल फॉर द थर्ड वन वाली की रेंज 7 से अबव थी। अच्छा, अगर हम इसको देखें ब्रोमोस्टिरॉल ग्रीन, तो ये फर्स्ट वाले के लिए सूटेबल है, सेकंड वाले के लिए आई वुडंट सजेस्ट, क्योंकि वो 6 के करीब थोड़ा खत्म हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें मिथाइल रेड को, तो ये 1 वाले के लिए सूटेबल है और 2 और 3 के लिए भी सूटेबल नहीं है ये कोई खास। अगर आप ब्रोमोथाइमोल ब्लू को देखें तो ये 1 के लिए सजेस्टेबल है और 3 के लिए सजेस्टेबल है, क्योंकि 3 की रेंज आपको याद होगा ऊपर की तरफ थी, और ये 2 के लिए सजेस्टेबल नहीं है। फिनोल रेड 1 के लिए और 3 के लिए सजेस्टेबल है, 2 के लिए सजेस्टेबल नहीं है। और फिनोफ्थलीन जो है वो सिर्फ 1 के लिए सजेस्टेबल है, क्योंकि इतना ऊपर तक सिर्फ 1 जा रहा था, 2 और 3 भी इतने ऊपर तक नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो रेंज होती है ये देखकर पीएच सजेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो 1 जो है वो सारे इंडिकेटर्स के लिए सूटेबल होता है। जो ग्राफ है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है तो वो सारे इंडिकेटर्स के लिए सूटेबल है। द रीजन फॉर दैट इज कि उसकी रेंज जो है वो बहुत ही वाइड है। यहाँ पे कि तकरीबन रेंज आपकी स्टार्ट हो रही है तकरीबन, अगर आप समझें 2 से, क्योंकि यहाँ pH 1 इन्होंने कंसिडर किया हुआ है, अगर यहाँ ये 13 कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ 12 समझें, तो 2 से 12 काफ़ी वाइड रेंज है आपके पास। 2 to 12 इस रेंज के अंदर जो भी इंडिकेटर्स लाई करते हैं वो आते हैं, जो कि मेजोरिटी पूरा टेबल लाइक कर रहा था। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 से अगर ये 9 फाइनल है तो ये समझें कि ये कोई 7 के करीब है। तो 2 से 7 पे बहुत ऑप्शन लिमिटेड हो गए थे आपके, तो मैंने सिर्फ वही सजेस्ट किया 2 से 7 के दरमियान थे। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर नीचे 13 है और यहाँ पर समझें आप 7 है, तो 7 से 13 के दरमियान, 13 तो फाइनल है आपकी, सॉरी 12, 7 से 12 के दरमियान जो इंडिकेटर्स थे मैंने सिर्फ वही सजेस्ट किए थे। द रीजन स्टूडेंट्स को वीक एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन नहीं दी जाती वो ये है कि इसकी कोई नैरो रेंज समझ में नहीं आती है हमें, कोई स्पेसिफिक रेंज, एक तो बहुत ही लिमिटेड होती है और कोई स्ट्रेट रेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास इंडिकेटर कोई यूज होता नहीं है सच। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट का हेलो, यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो पूछें बेटा। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यहाँ तक सबको क्लियर है तो बेटा जरा चैट में लिख दें, क्योंकि आज हम यहीं तक रुकेंगे जरा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम ये कर्व्स क्वेश्चंस में कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कल का, अगर आप इन कर्व्स को पढ़ें तो इनमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें स्लिप इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में बेस है फ्लास्क में और नीचे अगर आप एक्स एक्सिस पढ़ें तो ब्यूरिट से एसिड ऐड किया जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही कर्व्स हैं जो ऊपर वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने स्टार्टिंग में बेस डाली हुई है फ्लास्क में या स्टार्टिंग में एसिड डाला हुआ है। तो ये दो ही सीरीज हैं आपके पास, या तो इस तरह के कर्व्स बनते हैं डिपेंडिंग कि अगर फ्लास्क में एसिड और ब्यूरिट से बेस आ रही है, या तो इस तरह के कर्व्स बनते हैं डिपेंडिंग आपके पास फ्लास्क के अंदर बेस है और ब्यूरिट से एसिड आ रही है, ठीक है।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कल मतलब जब आप कल की क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें मैं स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर इसके बात करूंगा कि कहाँ पर क्या केमिस्ट्री डिस्कस हो रही होती है यहाँ पे ग्राफ के अंदर। और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे कि हाउ डू वी एक्चुअली स्केच पीएच कर्व, स्टूडेंट कैसे उसको स्केच करता है और उससे इंडिकेटर को कैसे चूज करता है, तो वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे।